Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for competitive exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. So, without wasting any time, let's see what is in the news. लेकिन उसके पहले समझ लेते हैं राउज एकेडमी के कोर्सेज जो आप सभी के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। राउज एकेडमी लेकर आ चुका है अपने सारे नए कोर्सेज ताकि आपकी तैयारी फॉर यूपीएससी एंड एमपीपीएससी और भी बेहतरीन हो सके। हमारे कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, सीट्स आर वेरी लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड ज्वाइन आर बुनियाद मंतव्य एंड संपूर्ण बैच. सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट आर्टिकल हेयर, इम्पॉर्टेंट है जीएस पेपर 2 के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए कहीं ना कहीं हमें समझना ज़रूरी हो जाता है ये आर्टिकल. बात की जा रही है इंडिया के ग्रेट पावर एम्बिशन को लेकर. सवाल ये आ जाता है, देखिए आज की डेट में इंडिया एक ग्लोबल पावर के रूप में निकल कर आ रहा है. सो क्वेश्चन यहाँ पर आर्ग्यू किया जा रहा है कि किस तरीके का ग्लोबल पावर इंडिया को होना चाहिए. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बारे में आर्ग्यू कर रहे हैं कि इंडिया को देखिए एस्पायर करना चाहिए, ग्रेट पावर बनना चाहिए, अपनी ग्रोइंग पावर को दिखाना चाहिए, इंटरनेशनल एफर्ट्स ज़्यादा देने चाहिए, ग्लोबल पोजीशन इस्टेब्लिश करना चाहिए. लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो एक दूसरा ग्रुप है जो इस बारे में भी आर्ग्यूमेंट कर रहा है कि इंडिया को फोकस करना चाहिए अपने खुद के जो इश्यूज़ हैं, लाइक बहुत सारे लोग पॉवर्टी को लेकर परेशान हो रहे हैं. आप देखिए गवर्नेंस को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, कंट्री की अपनी खुद बहुत सारी प्रॉब्लम है. सो दूसरे ग्रुप का मानना ये है कि वर्ल्ड लीडर बनने की जगह, ग्लोबल पावर की तरफ फोकस करने की जगह इंडिया शुड बी फोकस्ड ऑन इट्स ओन डोमेस्टिक प्रॉब्लम. आर्टिकल यहाँ पर क्या बात कर रहा है, राइटर यहाँ पर बोल रहे हैं कि देखिए ये जो पूरी सिचुएशन है ना, ये फॉल्स बाइनरी की सिचुएशन है. कारण क्यों, देखिए डोमेस्टिकेटेड इनएबिलिटीज़ जो होती हैं वो कंटिन्यू रहेंगी, धीरे 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 वो चेंज होती रहेंगी. कोई भी कंट्री जो ग्लोबल लीडर बनने के लिए, ग्लोबल पावर बनने के लिए बाहर आने वाला है, आप देखेंगे कि वो अपनी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को यहाँ पर ग्रेजुअली साथ ही साथ यहाँ पर ख़त्म करेगा. सो इट इज़ नॉट अ केस हियर कि आप सोचें कि डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स पे सिर्फ हमें होल फोकस करना चाहिए और ग्लोबल पावर के बारे में नहीं सोचना चाहिए, और दी वाइस वर्सा. both the things will work together and article is supporting this particular issue कि इंडिया को यहाँ पर पावर इंटरनेशनल रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में आगे बढ़ना होगा. देखिए जब हम इंटरनेशनल रिलेशन पावर की पॉलिसीज़ के बारे में बात करते हैं तो आपको पता होगा इसका चार्ट कुछ इस तरीके से बनता है, लाइक पावर, F denotes for the forces, I denote for the influence and A denote for the authority. This is how the power chart works. तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें तो ये पावर को एक ऐसी टर्म बताते हैं, एक ऐसा एक्टर बताते हैं जिसकी एबिलिटी है टू एक्सरसाइज एंड इन्फ्लुएंस ओवर ऑल द अदर एक्टर्स विद इन द इंटरनेशनल सिस्टम. ये सिस्टम इन्फ्लुएंस कर सकता है, कोहर्सिव, अट्रैक्टिव हो सकता है, कोऑपरेटिव हो सकता है और कॉम्पिटिटिव भी आपको देखने के लिए मिलेगा. सो किस तरीके से आप किसी भी मैकेनिज़्म को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, देखिए फोर्सेस की सहायता से. जिन कंट्री के पास फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं आप देखेंगे इसी तरीके से उनका इंटरेक्शन या उनका प्रेशर ज़्यादा होती है, देयर डिप्लोमेसी इज़ क्वाइट गुड. आप कल्चरल एक्सचेंज यहाँ पर देखेंगे. व्हाट विल हैपन, ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर पॉलिटिकल पावर प्रायोरिटाइज आपको देखने मिलेंगी, नेशनल सेल्फ इंटरेस्ट ज़्यादा देखने मिलेगा ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द अदर नेशंस, या हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं जहाँ पर मॉनेटरी स्टेबिलिटी ज़्यादा आपको देखने मिलेगी, जहाँ पे फोर्सेस आपको बहुत स्ट्रॉन्ग देखने मिलेंगी. ऐसी कंट्रीज़ बाकी नेशंस के ऊपर एक ग्लोबल पावर के फॉर्म में ज़्यादा स्ट्रॉन्गली देखने के लिए मिलते हैं. इसी के साथ आपको याद होगा हम कई बार हार्ड पावर, तो सवाल आ जाता है हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का. देखिए यूजुअली जब हम हार्ड पावर्स के बारे में बात करते हैं, हार्ड पावर रिलाई करता है कोअर्जन के ऊपर. बेसिकली हम बात कर सकते हैं इकोनॉमी और मिलिट्री बेसिस पर, अपने मॉनेटरी और मिलिट्री ताकत से किसी भी कंट्री के ऊपर रूल करना एक हार्ड पावर का सिंबल है. वहीं अगर हम सॉफ्ट पावर की बात करें, जो कि इंडिया एक सॉफ्ट पावर का यूज़ करती है, ये बात करती है अट्रैक्टिवनेस को, अटेंटिवनेस को, इंक्लूजन की बात करती है, कोऑपरेशन की बात करती है. अब ये सब होगा कैसे,
कल्चरल टाइज से, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से, एक्सचेंज से। फॉर एग्जांपल हम बुद्धिस्ट सर्किट को डेवलप कर रहे हैं सो दैट हम कल्चरल एक्सचेंज की तरफ काम कर सकें। सो दिस इज़ हाउ द हार्ड पावर एंड द सॉफ्ट पावर वर्क्स। अब देखिए राइटर बेसिकली यहाँ पर बात क्या करना चाह रहे थे हम उसको भी समझ लेते हैं। एज पर दिस आर्टिकल इफ वील कंक्लूड, तो इंडिया किस तरीके का पावर बनेगा। इंडिया अगर कभी भी ग्लोबल पावर के फॉर्म में बाहर निकल कर आता है तो वो ना केवल वर्ल्ड का फ्यूचर डिसाइड करेगा बल्कि अपनी पूरी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है आज की डेट में आप देखिए विच इज़ 1.4 बिलियन ग्रोइंग सिटीज़न, इनको भी शेप करेगा। अब देखिए इंडिया का ग्लोबल लीडर पर आना डेफिनेटली बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन आपकी खुद की कुछ प्रॉब्लम्स है, आपकी खुद की कुछ ग्राउंड रूटेड रियलिटीज़ हैं। अगर हम उन्हें इग्नोर करके एक लिमिटलेस सोच के साथ आगे बढ़ने लगते हैं कि नो वील डू द वंडर्स व्हेन वील बिकम द ग्लोबल लीडर्स, देन इट वुड बी अ टोटल डिजास्टर, अ ग्रेट ब्लंडर फॉर एवरीवन। अब देखिए किसी भी कंट्री को पावर उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने मिल सकते हैं। आर्टिकल में कंपेयर किया गया है देखिए इंडिया और यूएस को। अगर हम 1991 के इंडिया को याद करें, आप देखिए कितनी सारी प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियल क्राइसिस थे, पॉवर्टी थी, वायलेंस पीक पे था कश्मीर और आसपास के नेशंस में। 1991 का टाइम वही है जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो रहा था। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक बहुत हलचल मची हुई थी। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इंडिया के टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल डामाडोल सिचुएशन पे थे। न्यूक्लियर टेंशन हो रखी थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। आज इंडिया को देख लीजिए 2003 में, वी आर मोर स्टेबल, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो चुके हैं, पॉवर्टी हमने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हमने देखा बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, हम ग्लोबल पावर बनकर निकल रहे हैं। यही नहीं, इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के बाहर आ गया है। इंडिया की नॉमिनल जीडीपी की अगर आप बात करेंगे तो $4 ट्रिलियन को इसने टच कर लिया है। इंडिया आज की डेट में इट हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्रीज इन द वर्ल्ड। बहुत सारी न्यूक्लियर वेपन आपके पास हैं। अब देखिए इंडिया के साथ वही क्या हुआ है, यूएसए उसका क्लोजर फ्रेंड बन गया है, नए नए स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप डेवलप किए जा रहे हैं। इंडिया पावर को स्विंग करने में, पावर को इंटरनेशनल लेवल पे मोनोपलाइज करने में भी बहुत बड़ा काम कर रहा है। आप देखिए इंडिया डॉलर को कर्ब करके इंडिया और सऊदी इंडियन रुपीज़ और दिरहम को बाहर लाने के बारे में बात कर रहे हैं। सो ये कहीं ना कहीं चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि किस तरीके से अगर आप धीरे धीरे देखिए पावर के साथ क्या चल रहा है, आपका इम्प्रूवमेंट भी चल रहा है। सो दिस इज़ व्हाट द आर्टिकल इज़ ऑल अबाउट। Moving on to the next article related with GS paper 2 पॉलिटी एंड सिक्योरिटी। बात की जा रही है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में। यहाँ पर कारण हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं इसको देखिए, रिसेंटली ईडी ने बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया है मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को लेकर। ईडी के बारे में समझने के पहले, इसके पावर को समझने के पहले हमें जानना होगा आखिर ईडी होता क्या है। चलिए एक बहुत ही बेसिक सी बात करते हैं। ईडी क्या है, देखिए ईडी एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफेंसेस जो होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, फॉरेन एक्सचेंज लॉ को लेकर, उनको डील करने का काम ये करता है। अगर हम इसके फंक्शनिंग की बात करें तो आप देखेंगे ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आपको पार्ट देखने मिलेगा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1956 में अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ताकि जितनी भी जो एक्सचेंज से रिलेटेड है वायलेशन है, जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट से रिलेटेड, उनको इसके अंदर काउंट किया जा सके। और इसी को देखते हुए आप देखेंगे 1 मई 1956 को एनफोर्समेंट यूनिट यहाँ पर आई और बाद में इसका पूरा कंट्रोल 1960 में ट्रांसफ़र हो गया इकोनॉमिक अफेयर्स से रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर आपको दिल्ली में देखने के लिए मिल जाएगा। अदर देन दैट वी विल फाइंड 5 रीजनल ऑफिसेज, 10 जोनल ऑफिसेज एंड 11 सब जोनल ऑफिसेज। सभी को यहाँ पर हेड किया जाता है बाय दी असिस्टेंट डायरेक्टर। अगर हम इनके प्राइम ऑब्जेक्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पर 2 चीज़ों के साथ डील की जाती है। फर्स्ट इज़ दी फेमा एंड नेक्स्ट इज़ दी PMLA विच इज़ दी
FERA stands for Foreign Exchange Management Act and PMLA is for the Prevention of Money Laundering Act 2002. इन दोनों केसेस में डील करता है कौन? आपका एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। चलिए अब बात कर लेते हैं ईडी के पावर के बारे में। देखिए रिसेंटली आपको याद होगा एक केस भी हुआ था जहाँ पर तमिलनाडु के जो मिनिस्टर हैं उनको यहाँ पर अरेस्ट करने की बात की जा रही थी। कैन ईडी अरेस्ट एक्चुअली या कस्टडी ले सकता है किसी भी पुलिस ऑफिसर की, आई एम सॉरी नॉट द मिनिस्टर, किसी भी पुलिस ऑफिसर की। अब देखिए ईडी ऑफिशियल्स आर नॉट पुलिस ऑफिसर्स, पहली चीज़ ये आपको समझना होगी। एज पर लॉ अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट का एक लॉ था विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया 2002 का केस, जहां पर ये बात रखी गई थी कि ईडी ऑफिशियल्स पुलिस ऑफिसर्स नहीं होते हैं। हालांकि कोर्ट ने डेजिग्नेट किया था कि ईडी ऑफिशियल्स टू नॉट बी पुलिस ऑफिसर ओनली फॉर द रीज़न that the statement given to the letter in any criminal case would not be admissible in evidence before the trial court under the CRPC, whereas statement given to the former were admissible in the evidence under the PMLA। अब अगर हम बात करें इन्वेस्टिगेशन की तो देखिए यहाँ पर क्या है, इन्वेस्टिगेशन वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लॉज एंड प्रोविजंस, ये डेजिग्नेट करता है ईडी ऑफिशियल्स को एज कि ये यहाँ पर फैमा वायलेशन में काम कर सकते हैं, पेनल्टीज़ लगा सकते हैं 3 गुना लगभग जो भी केस यहाँ पर इन्वॉल्व है उसका। इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें पीएमएलए के अंडर, तो ईडी के पास पावर होती है कि ये किसी भी व्यक्ति की, जो व्यक्ति कल्प्रिट है या गिल्टी पाया जाता है, ऐसे व्यक्ति की जितनी भी संपत्ति है उसको यहाँ पर ये क्या कर सकती हैं, उसकी एसेट को होल्ड कर सकती हैं। इनके पास किसी भी संपत्ति को प्रोहिबिट करना, ट्रांसफ़र को लेके, कन्वर्जन को लेके, डिस्पोजिशन को लेके या किसी भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर ऑर्डर देने का अधिकार भी ईडी के पास होता है। वहीं अगर हम बात करें क्या फ्यूजिटिव या फिर ऐसे क्या केसेस अगर इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट के अंदर देखने मिलते हैं उसके तहत इनके पास क्या पावर है। देखिए ऑफेंडर चूज़ कर सकता है टू स्टे आउटसाइड द कंट्री एंड इट्स ज्यूरिसडिक्शन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। ये एक्ट अलाउ करता है इकोनॉमिक्स ऑफेंडर को फ्रॉम इवेडिंग द लॉ एंड प्रिजर्व्स द सैंक्टिटी ऑफ द जस्टिस सिस्टम इन आवर ओन कंट्री। आगे अगर हम बात करें, अब देखिए समय समय पर ये क्वेश्चन निकल कर आता है कि ईडी का ज्यूरिसडिक्शन क्या है। देखिए जब हम फैमा या पीएमएलए की बात करते हैं तो ये पूरे इंडिया पर अप्लाई होते हैं, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ईडी यहाँ पर एक्शन ले सकता है किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जो कि फैमा या पीएमएलए के अंदर हमें दिखाई देंगे। अब देखिए जो केसेस होते हैं अंडर फैमा के अंदर वो सिविल कोर्ट्स का पार्ट होते हैं, वहीं पीएमएलए के अंदर क्रिमिनल कोर्ट्स का पार्ट होते हैं। सो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इस एजेंसी के पास ज्यूरिसडिक्शन होता है कि वो किसी भी व्यक्ति को या किसी भी लीगल एंटिटी को जो क्राइम करता है, किसी भी पब्लिक सर्वेंट्स को इनफैक्ट जो इस तरीके के क्राइम करता है अंडर दी फैमा या पीएमएलए, यहाँ पर उनके खिलाफ जांच कर सकती है। ठीक है, अब देखिए एक और सवाल आता है कि क्या सेंट्रल में कई बार इस बात को लेकर डिबेट होती है कि क्या ईडी के पास पावर होती है किसी भी व्यक्ति को कस्टडी या अरेस्ट करने की। तो देखिए हाई कोर्ट ने यहाँ पर रूल किया है कि ईडी कैन सब्जेक्ट एनी पर्सन अक्यूज्ड इन केस बुक्ड अंडर द पीएमएलए एक्ट 2002 टू कस्टोडियल इंटेरोगेशन ओनली। दूसरी बात की जा रही है कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को जिसको कस्टडी में लिया गया है उसकी कस्टडी के एक्सपायर होने के 15 दिन बाद ही यहाँ पर क्या होगा, उसका यहाँ पर अरेस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही कोर्ट हाईलाइट करता है कि जो जुडिशियल कस्टडी है इट शुड बी एंड इट वाज रीनेम्ड एज पर दी सेक्शन 167 ऑफ दी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC के बारे में बात करता है। ये साथ ही हाईलाइट करता है 167 क्लॉज 2 ऑफ CRPC जो यहाँ पर रिमांड के बारे में भी बात करता है। ये जो सेक्शन है ये स्पेसिफाई नहीं करता वेदर इट हैज़ टू बी पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी। पहला क्वेश्चन जो देखने मिलता है, सुप्रीम कोर्ट ने इसी को लेकर एक ओपिनियन दिया था इन दी विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002।
सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला था बहुत सारे प्रोविजंस को देखते हुए पीएमएलए के विच आर रिलेटेड टू द पावर ऑफ ईडी। सो कोर्ट यहाँ पर क्या ओपिनियन दे रहा है दैट ऑल द प्रोविजंस अंडर द पीएमएलए हैव रीजनेबल नेक्सस and with the object sought to be achieved by the act like prevent money laundering effectively। अब देखिए एक और चीज़ याद रखिएगा, ईडी यहाँ पर सुओ मोटो नहीं ले सकता, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना होगी। क्यों बार बार क्रिटिसाइज होता है? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार देखा है कि यहाँ पर पीएमएलए के अंदर जो क्रिमिनल पावर यहाँ पर दी गई है उसका मिसयूज़ किया जाता है बाय दी ईडी। इसी को लेकर बार बार आप देखेंगे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसीज या फिर इनके पावर का गलत यूज़ करने को लेकर बार बार ईडी और उसके पावर चर्चा का विषय बने होते हैं। सो ये आपके सामने पूरा आर्टिकल है, इसका क्रक्स हम देख चुके हैं। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए, सो दिस इज़ अबाउट दी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। एक बार इसको भी समझ लेते हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की बात करें तो इट फॉर्म्स द कोर ऑफ द लीगल फ्रेमवर्क विच पुट्स इन प्लेस बाय इंडिया टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। अगर हम बात करें सो यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव हैं ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को यहाँ पर प्रिवेंट किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है या वो देश से भागने वाला है या भागने के चांसेस हैं, ऐसी केस में उसकी जो प्रॉपर्टी है इसको कॉन्फिस्केट कर लिया जाए या फिर सीज कर लिया जाए। पनिशमेंट यहाँ पर बनाना मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में एक एजुकेटिंग अथॉरिटी यहाँ पर बनाना, एक अपीलेंट ट्रिब्यूनल बनाना सो दैट इन केसेस को जल्दी से जल्द ख़त्म किया जा सके। साथ ही यहाँ पर बैंकिंग कंपनीज़ के ऊपर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर या इंटरमीडिएट्स के ऊपर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है सो दैट दे कैन मेंटेन देयर रिकॉर्ड्स वेरी क्लीन। साथ ही ये कोई भी इशू जहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड बात की जाती है उस सभी के ऊपर लागू होता है। और जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था, पीएमएलए और फैमा पूरे भारत में लागू होता है। सो दिस इज़ अबाउट द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। आपको बाकी की डिटेल के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। साथ ही हमारी वेबसाइट पे भी विच इज़ therousacademy.in आप पूरा का पूरा मटेरियल यहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। बात की जा रही है क्लाइमेट टारगेट्स की, जहाँ पर इंडिया को लेकर अगर हम बात करें तो ये टारगेट्स पुराने होते जा रहे हैं और हमें कुछ नए टारगेट्स अचीव करने की ज़रूरत है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की। देखिए अगर हम बात करें तो 196 कंट्रीज़ ने यहाँ पर इसको साइन किया गया था। गोल क्या रखा गया था? टारगेट था कि पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जो प्लैनेट सरफेस है ये लगातार गर्म होता जा रहा है और इसकी वार्मिंग को हमें 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेंटेन करना है बाय Celsius by 2100 which has been taught as a monumental goal। However अगर हम यहाँ पर देखें तो बहुत सारी कंडीशंस ऐसी देखने मिलेंगी जहाँ पर ये जो ग्लोबल टेम्परेचर है ये 1.5 जो हमारा एक बेस टारगेट था यहाँ से 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँचता जा रहा है। इसी के अंदर बात की गई थी कि देखिए जो सारी कंट्रीज़ हैं ये हर 5 साल में अपनी जो कार्बन इमिशन की पॉलिसीज़ हैं या ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने की जो पॉलिसीज़ हैं कंट्री यहाँ पर इन्हें रिवाइज करेंगी समय या हालात को देखते हुए। क्लाइमेट डैमेजेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पहली बार ऐसा एग्रीमेंट डिफ़ाइन किया गया था जहाँ पर क्लाइमेट के लॉस एंड डैमेज टर्म को बताया गया था, जहां जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनकी लायबिलिटी को भी मेंशन किया गया था। अलॉन्ग विद दैट विल टॉक अबाउट द 2020। सो 2020 तक डिसाइड किया गया था कि 55 कंट्रीज़ जो कि लगभग 55% ग्लोबल एमिशन करती हैं ये क्लाइमेट न्यूट्रलिटी को लेकर काम करेंगी। और इसी को लेकर जो बड़ी कंट्री हैं, रिच कंट्री हैं, ये $100 बिलियन का एक फ़ंड यहाँ पर देंगी फॉर द क्लाइमेट चेंज अडाप्टेशन। क्लीन टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने की यहाँ पर बात की गई थी। फॉरेस्टेशन को यहाँ पर लगाने की बात की गई थी। और इन्हीं सबको अगर हम देखते हुए बात करें तो इंडिया की पॉलिसीज़ हमें कहीं ना कहीं थोड़ी पुरानी नज़र आ रही है। कारण क्यों? देखिए इंडिया ने जो अपना फर्स्ट प्लेज लिया था वो लिया था 2015 में।
इंडिया का फर्स्ट प्लेस नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, एनडीसी जैसे कहा जाता है। इसके 3 प्राइमरी गोल्स थे। पहला बात कर रहा था कि रिड्यूस किया जाएगा इमिशन इंटेंसिटी को ऑफ द कंट्री बाय 33 to 35%। ये पहला गोल इंडिया का था। बिलो 2005 30 to 35% 2005 के पहले। सेकंड गोल इंडिया ने यहाँ पर क्या डिसाइड किया था? टू हैव 40% of installed electric power from non-fossil based energy resources by 2030। और थर्ड गोल इंडिया का था टू क्रिएट एन एडिशनल क्यूमुलेटिव कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 gigaton of carbon dioxide which is equivalent by 2030। कैसे करेंगे ये कार्बन सिंक? आप कब बनाएंगे? जब आप एडिशनल फॉरेस्ट और ट्री कवर बना पाएंगे। अब अगर हम इसी प्लेज को लेकर कुछ अपडेट्स देखें तो इंडिया नाउ स्टैंड्स कमिटेड टू रिड्यूसिंग दिस एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाय 45% बाय 2030 फ्रॉम दी अर्लियर 2005। आगे अगर हम बात करें तो कंट्री विल ऑल्सो टारगेट अबाउट 50% ऑफ क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड। आप देखिए 40 से हम पहुंच गए हैं 50 बाय द नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड। इसी के अलावा इंडिया एक नए प्रोजेक्ट के साथ बाहर आया है विच इज़ नोन एज द लाइफ प्रोजेक्ट, जो बात कर रहा है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जहां सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, रीयूज़, रिसाइकल, रीथिंक के बारे में बात की जा रही है और कार्बन एमिशन को 2070 तक पूरी तरीके से ख़त्म करने के बारे में बात की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। बहुत प्यारा आर्टिकल आज हमारे सामने आया है जियोलॉजिकल टाइमलाइन को लेकर। बात की जा रही है कि हम फाइनली एंटर हो चुके हैं एंथ्रोपोसीन इपॉक में। कैसे? देखिए रिसेंटली साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, अनाउंस कर दिया है कि कुछ सेडिमेंट्स मिले हैं। कहाँ से? चलिए लेट मी राइट डाउन द नेम फॉर यू। क्रॉफोर्ड लेक जो कि कनाडा के ओंटारियो में लोकेटेड है। यहाँ से कुछ एविडेंसेस मिले हैं जो बता रहे हैं कि एंथ्रोपोसीन एपॉक का शुरुआत हो चुका है। हमें प्लूटोनियम के एविडेंसेस मिले हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है, आपको पता होगा, न्यूक्लियर बॉम्बिंग के तहत। सो ये जो है इट इज़ बेसिकली अ प्रपोज जियोलॉजिकल एपॉक जो बात करेगा कि फाइनली किस तरीके से ह्यूमन का इम्पैक्ट अर्थ की इकोसिस्टम और जियोलॉजी पर पड़ने लगा। सो एंथ्रोपोसीन वर्किंग ग्रुप जिसकी हम बात करते हैं, इन्होंने सजेस्ट किया है कि जो एंथ्रोपोसीन एपॉक की अगर आप शुरुआत बोल रहे हैं तो ये शुरू हो चुका है 1950 से। ओके, बहुत अच्छा एक डिस्कवरी हुआ है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है हम सभी के लिए। अब हम जान लेते हैं इसी के साथ कि आखिर जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता क्या है। देखिए अर्थ के जियोलॉजिकल टाइम स्केल एक फंडामेंटल टूल है जिसे यूजुअली जियोलॉजिस्ट यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। जियोलॉजिस्ट या पैलेंटोलॉजिस्ट या दूसरे साइंटिस्ट अर्थ या हमारा प्लैनेट का पास्ट क्या था इसको जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जो डिवाइड करता है हिस्ट्री को, अर्थ की हिस्ट्री को इन डिफरेंट इंटरवल्स, जो कि अलग अलग घटनाओं पर आधारित होता है। एवोल्यूशन क्या था, एक्सटेंशन कैसा हुआ, इन सारे प्रोसेस को अलग अलग कैटेगरी में डालकर हमने क्या डिसाइड किया है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल डिवाइड किया हुआ है। इन जनरल अगर हम बात करें तो आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। इयॉन, देन एरास, देन यू विल सी द पीरियड, यू विल सी द एपॉक एंड द एजेस। ओके, लाइक आपने सुना होगा आइस एज। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आज की डेट में हम पार्ट हैं फ्रेनोजोइक एरा का। ठीक है, पहली चीज़ हम किसका पार्ट है? हम फ्रेनोजोइक इयॉन, सॉरी नॉट एरा, हम फेनेरोजोनिक इयॉन का पार्ट है। अंडर दी सेनोजोइक एरा इन दी क्वाटरनरी पीरियड अंडर दी हैलोसियन एपॉक एंड एज कहलाएगी हमारी मेघालयन, राइट। चलिए
आर्टिकल पे बात करें, आर्टिकल में भी इसी तरीके से जियोलॉजिकल टाइम स्केल को डिवाइड किया है, आपको बताया गया है क्या कंडीशन है। ब्रॉडली मैंने बात करी थी 4 जियोलॉजिकल इरा की यहाँ पर बात की जाती है। मेंशन किया जाता है जब आप प्री कैम्ब्रियन इरा की बात करते हैं। दिस यू कैन सी हेयर द एंटायर डायग्राम, दिस इज द प्री कैम्ब्रियन इरा। बात की जा रही है जब प्री कैम्ब्रियन एरा की बात करते हैं तो विच मीन्स इसकी शुरुआत हुई थी आज से 4.6 बिलियन ईयर अगो। यहाँ पर हमारे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ था और पहली बार लाइफ का फॉर्म हमें देखने के लिए मिला था। इसके बाद हमें सेकेंड एरा देखने मिलेगी विच इज़ दी पैलियोजोइक एरा, जो कि 541 से लेकर 252 मिलियन ईयर्स अगो तक रही थी और इसको कैरेक्टराइज किया जाता है विद द इवोल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स लाइफ, जिसमें फिश, प्लांट्स, इंसेक्ट या एम्फीबियंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। यू कैन ऑल्सो सी दिस पर्टिकुलर डायग्राम हेयर, लेट मी क्लियर दिस फॉर यू। सो दिस इज द प्री कैम्ब्रियन एरा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, नेक्स्ट इज द मीजोजोइक एरा। ये स्टार्ट होगा 252 मिलियन ईयर्स से लेके लगभग 66 मिलियन ईयर्स अगो तक। ये वही टाइम है जब आप देखेंगे डायनासोर टुगेदर विद द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द बर्ड एंड द फ्लावरिंग प्लांट्स यहाँ पर डॉक्यूमेंट किए जाएंगे। और फाइनली आपको देखने मिल जाएगा सेनोजोइक एरा, जो कि आज से 66 मिलियन साल पहले शुरू हुई थी और आज की डेट में भी आपको ये देखने के लिए मिलेंगी, जहाँ पर आपको मॉडर्न एनिमल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यू हैव सीन द 4 एरास, प्री कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मेसोजोइक एंड द सेनोजोइक। सो दिस इज द प्री कैम्ब्रियन, पैलोजोइक, मीजोजोइक एंड सेनोजोइक। आप चाहें तो इस पर्टिकुलर डायग्राम का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। अब सजेस्ट किया जा रहा है कि हम फाइनली एंटर हो चुके हैं एंथ्रोपोसीन एपॉक में, जिसकी शुरुआत मानी जा रही है 1950 से। सो ये एक अनऑफिशियल यूनिट है जोलॉजिकल टाइम की, जिसको यूजुअली डिस्क्राइब किया जाता है बिल्कुल रिसेंट अर्थ की हिस्ट्री को लेकर, जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने फाइनली जो हमारा प्लैनेट है, उसका क्लाइमेट है, उसका इकोसिस्टम है, इसमें यहाँ पर इसने चेंजेस करना शुरू कर दिया है। ये जो वर्ड है एंथ्रोपोसीन, अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत आपको देखने मिलेगी ग्रीक वर्ड से एंथ्रोपो, जिसका मतलब होता है मैन, एनसीन यानी नया, मतलब जहाँ से नया मैन या मॉडर्न मैन की शुरुआत आपको देखने के लिए मिलेगी। पहली बार इस टर्म को कॉइन किया गया था बाय द बायोलॉजिस्ट इजविन स्टॉमर और नोबेल प्राइज विनर केमिस्ट पॉल क्रुट्जेन के द्वारा इन 2000। इसी के साथ आप मेघालय नेरा के बारे में भी याद रखेंगे। सबसे यंगेस्ट स्टेज माना जाता है, जो कि लगभग 4200 ईयर्स के आसपास लास्ट करेगी। ईयर्स अगो यहाँ पर इसने लास्ट किया टिल प्रेजेंट। ये वही टाइम है जब डिस्ट्रक्टिव ड्रॉट हमें देखने के लिए मिलेंगे और इसका जो इम्पैक्ट था लगभग 2 शताब्दी तक, 2 सेंचुरी तक आपको देखने के लिए मिलेगा। बहुत इसका असर इतना हुआ कि सिविलाइजेशन डिस्टर्ब हो गई और इसी का रिजल्ट माना जाता है कि इजिप्ट, ग्रीस, सीरिया, पैलेस्टीन, मेसोपोटामिया, इनफैक्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन और प्रेजेंट डे आप देखेंगे जो यांगजे रिवर वैली है, इनके आसपास की सारे सिविलाइजेशन तहस नहस हो जाएंगी। ऑलराइट, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो इम्पॉर्टेंट है केवल और केवल हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बात की जा रही है एनआईए के बारे में। इम्पॉर्टेंट कहाँ हो जाता है, जीएस पेपर 2 सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन। एनआईए ने यहाँ पर क्या किया, इन्होंने फाइल की है एक चार्जशीट अगेंस्ट दी 9 एक्यूज्ड लिंक टू बीकेआई एंड द खालिस्तान टाइगर फोर्स। जानना हमें क्या है, एनआईए एक एंटी टेरर बॉडी है, एंटी टेरर कमीशन है जो काम करता है, जिसको 26/11 के बाद यहाँ पर बनाया गया था। एनआईए की बात करें तो 26/11 के मुंबई अटैक के बाद नवंबर 2008 में, जिसने पूरी दुनिया को यहाँ पर शेक करके रख दिया, एक यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस गवर्नमेंट यहाँ पर आई और इन्होंने डिसाइड किया कि इस्टेब्लिश किया जाएगा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। दिसंबर 2008 में देन यूनियन होम मिनिस्टर मिस्टर पी चिदम्बरम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बिल और इसी के साथ 31 दिसंबर 2008 को हमारे पास आ जाएगा एनआईए और ये स्टार्ट कर देगा काम करना 2009 से
और टिल द डेट एनआईए के पास आज की डेट में 447 से भी ज़्यादा केसेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं। सो एनआईए की अगर हम बात करें, ये सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है इंडिया की, जिसका काम है ऐसे सारे केसेस को इन्वेस्टिगेट करना जो भारत की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी या इंटीग्रिटी को लेकर उसको खतरा बनाते हैं। इसमें इंक्लूड किए जाते हैं फ्रेंडली रिलेशन विद दी फॉरेन स्टेट्स, अगेंस्ट एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, स्मगलिंग ऑफ आर्म्स, ड्रग्स एंड फेक इंडियन करेंसी एंड इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। नेक्स्ट यहाँ पर इंक्लूड किया जाते हैं ऐसे सारे ऑफेंसेस अंडर द स्टैट्यूटरी लॉ इनेक्टेड टू इम्प्लीमेंट international treaties, agreement, convention, resolution of the United Nations, its agencies and the other international organization। NIA की अगर हम बात करें तो इसे इस्टेब्लिश किया गया है विद द NIA एक्ट 2008 और इसने काम करना चालू किया था 2009 से। ये एजेंसी को एम्पावर करता है, आप देखेंगे, without special permission from the state under the written proclamation from the Ministry of Home Affairs, so they can investigate on any terror related activities across any state without any special permission from the state। हेडक्वार्टर की बात करें तो ये हमें देखने मिलेगा न्यू दिल्ली में। इस लॉ की बात करें तो अंडर the agency it operates extend to the whole of the India, also it applies to Indian citizens जो कि भारत के बाहर रहते हैं। ये उन पर भी अप्लाई होता है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल सर्वेंट हैं, पर्सन्स जो शिप पर हैं या एयरक्राफ्ट पर हैं जो कि भारत के अंदर रजिस्टर्ड हैं, साथ ही हु कमिट अ शेड्यूल्ड ऑफेंस बियॉन्ड इंडिया अगेंस्ट द इंडियन सिटीजन्स, या ऐसा कोई कार्य जिसकी वजह से बाहर रहते हुए भी इंडिया की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी या सिक्योरिटी पे असर होगा, इन सभी के ऊपर एनआईए यहाँ पर लागू होता है। मूविंग नेक्स्ट, बात की जा रही है चंबल कैनाल के बारे में। जीएस पेपर 3 ज्योग्राफी के लिए इम्पॉर्टेंट है। बहुत समय से यहाँ पर डिबेट चल रही थी, प्रोटेस्ट चल रहा था और फाइनली फार्मर्स प्रोटेस्ट के बाद जो वाटर है चंबल का उसे कैनाल में लेकर आया जा सका है आफ्टर डायरेक्ट 2 डिकेड्स, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे दिस इज़ जाना पाव हिल जो कि ओरिजिनेशन पॉइंट है इंदौर के पास महू में। जाना पाव हिल्स आपको देखने मिलेंगी जहाँ से आपकी चंबल रिवर निकलती है। चंबल की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर, और यमुना में मिलने के बाद आप देखेंगे बाद में किस तरीके से ये बे ऑफ बंगाल में चली जाएगी। अगर हम चंबल कैनाल की बात करें, टू मैनेज द वाटर फ्लो ऑफ द चंबल रिवर जो कि लोकेट करती है राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में, इसकी कोऑपरेटिव यूज़ करने के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था 1954 में, ताकि सॉइल इरोजन को प्रिजर्व करने के लिए काम किया जा सके। तो चंबल कैनल इरिगेशन जो प्रोजेक्ट है ये यमुना बेसिन से रिलेटेड है, पहली चीज़ आप याद रखेंगे, क्योंकि यमुना की ट्रिब्यूटरी है और यमुना का ही बेसिन ये कहलाएगा। पेरिनियल है नेचर में चंबल, मेजर ट्रिब्यूटरी हो जाती है यमुना की, और ये पार्ट बन जाती है गैंगेटिक ड्रेनेज सिस्टम की और फ्लो करती है राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, और फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाके डिसअपियर होती हुई आपको नज़र आएगी। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर वाटर का रैशनल यूटिलाइजेशन की बात की जा रही थी फॉर द इरीगेशन पर्पस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पर चंबल कैनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट में कुछ डैम्स को शामिल किया गया था जो है गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम एंड दी कोटा बैराज। चंबल रिवर वैली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 1951 इसका ही पार्ट आपको देखने मिलेगा। ये अपने आप में पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान है जिसे लॉन्च किया गया था बाय दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए आगे बात करते हैं जेनरिक सप्लाई के बारे में, जिसमें टीबी के बारे में, टीबी के लिए बेडाक्विलाइन के बारे में हम बात करेंगे। देखिए हुआ क्या है, बीडाक्विलाइन जो कि फाइनली यहाँ पर कॉर्नर स्टोर बन चुका है ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस के लिए, जिसे हम DRTB भी बोलते हैं। लास्ट वीक आप देखेंगे इनका जो जॉनसन एंड जॉनसन का जो पेटेंट है बीडाक्विलाइन को लेकर वो एक्सपायर हो गया है 18 जुलाई को, और इसी के बाद से जो लॉन्ग अवेटेड वेट था जेनरिक मैन्युफैक्चरिंग सप्लायर्स के लिए वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अब देखिए हुआ क्या है, लड़ाई किस बारे में थी। सबसे पहले आप इस तरीके से समझें, बीडाक्विलाइन की बात करेंगे तो इसे जॉनसन एंड जॉनसन बनाता है जो कि
एंटी टीबी ड्रग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ड्रग है। लगभग $400 से भी ज़्यादा इसका ट्रीटमेंट, इसका प्राइस हमें देखने के लिए मिल जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसे लोकली या डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता। इनका जो पेटेंट था वो ख़त्म होने वाला था 18 जुलाई को, जिसके खिलाफ जाकर जॉनसन एंड जॉनसन ने अपील किया था कि इनका जो पेटेंट है इसे जुलाई के बाद भी एक्सटेंड किया जा सके। हालांकि अगर बात की जाए तो इंडिया ने इस प्ली को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया है। जुलाई के बाद जो जेनरिक प्रोडक्ट्स हैं लाइक ल्यूपिन एंड मेसिलोडोट्स, ये यहाँ पर इस ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए जॉनसन एंड जॉनसन ने यहाँ पर क्या करा था, अप्लाई करा था पेटेंट वापस दे दिया जाए, जिसके खिलाफ बहुत बड़ा एक पब्लिक आउटरीच हमें देखने मिला। और फाइनली इंडिया ने यहाँ पर डिसाइड किया विद द इंडियन पेटेंट एक्ट 1960 सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज JA की जो इन्वेंटिव स्टेप है is an invention that is not obvious to a person skilled in the art। करंट एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 हैज़ इम्पोज सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑन पेटेंटेबिलिटी। यहाँ पर पेटेंट को ग्रांट नहीं किया जा सकता कि किसी भी व्यक्ति को उसको बनाने का तरीका या उसका मैकेनिज्म पता हो, अनलेस यहाँ पर जो नोन प्रोसेस है इट रिजल्ट्स इन अ न्यू प्रोडक्ट और एम्प्लॉयज एट लीस्ट न्यू रिएक्टेंट, जो कि आपको बिडाक्लोलाइन के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल नहीं दिखेगा। क्योंकि यहाँ पर किया जा रहा था इट इज़ अ फ्यूमेरेटिव सॉल्ट ऑफ अ कंपाउंड टू प्रोड्यूस बिडाक्लोलाइन टैबलेट। अब सेक्शन 3D ऑफ द एक्ट अलाउ नहीं करता एवरग्रीनिंग पेटेंट किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी कंपनी के लिए। जो पीरियड है इट इज़ 20 ईयर, और इसके बाद किसी भी कंपनी की मोनोपोली नहीं हो, इसी वजह से आपका सेक्शन 3 क्लॉज डी एवरग्रीनिंग पेटेंट को अलाउ नहीं करता है। अगर हम एवरग्रीनिंग पेटेंट की बात करें तो ये ऐसी प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस ऑफ ट्वीकिंग ड्रग्स टू ऑर्डर एक्सटेंड देयर पेटेंट टर्म एंड दस देयर प्रॉफिटेबिलिटी। इंडियन पेटेंट एक्ट 1960 एवरग्रीनिंग को यहाँ पर रोकता है, ताकि किसी भी एक कंट्री, किसी भी एक कंपनी को यहाँ पर मोनोपोली नहीं देखने मिले, साथ ही जो डोमेस्टिक जेनेरिक ड्रग मार्केट है ये भी बढ़ सके। अब आप जॉनसन एंड जॉनसन का केस देखिए, इनका जो मार्केट प्राइस है ये कितना बड़ा है। दे आर अर्निंग एन नंबर ऑफ मनी जस्ट बिकॉज दे आर पेटेंट। क्योंकि हम जब टीबी की बात करते हैं तो टीबी के लिए AMR बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिडाक्लोलाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसे जैनसन फार्मास्यूटिकल बनाता है, जो कि एक सब्सिडरी कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन की। कोविड-19 के पहले टीबी दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी थी, जिसकी वजह से आप हर साल देखेंगे 10.4 मिलियन लोग यहाँ पर उनकी डेथ होती थी, स्पेशली बिकॉज ऑफ द ड्रग रेजिस्टेंस। टीबी की बात करें तो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो यहाँ पर आपको टाइनी ड्रॉपलेट के फॉर्म में, कफ या स्नीज के फॉर्म में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता दिखाई देगा। ये यूजुअली लंग्स को अफेक्ट करता है और धीरे धीरे एब्डोमिनल ग्लैंड, बोन्स या नर्वस सिस्टम पर भी इम्पैक्ट डालता है। इसको ट्रीट किया जा सकता है विद द राइट एंटीबायोटिक, लेकिन आपने देखा होगा लोगों के अंदर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्रिएट होता जा रहा है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो किसी भी एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटी फंगल या एंटी पैरासिटिक मेडिसिन के प्रॉपर यूज़ को ये यहाँ पर क्या कर देता है, प्रिवेंट कर देता है, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन है ह्यूमन, एनिमल या प्लांट्स में वो बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाता। ये तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई या पैरासाइट समय समय पर चेंज होते रहते हैं और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मशीन पर, मेडिसिन पर या मैकेनिज्म पर ये असर नहीं डालते, जिसकी वजह से जो ट्रीटमेंट है ये लंबा हो जाता है, असरदार नहीं बचता और इसकी वजह से सीवियर इलनेस या डेथ हमें देखने के लिए मिलती है। इसी के लिहाज से आप देखेंगे ड्रग रेजिस्टेंस टीबी 2017 तक की अगर हम बात करें तो इंडिया में अकाउंट किए गए हैं 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स बर्डन ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। दैट मीन्स टीबी की ऐसी दवाइयाँ जहाँ पर एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन का यूज़ होना है, उसके खिलाफ जो लोगों की बॉडी है इन्होंने अपने आप को डेवलप कर लिया है। सो द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेडिसिन आर नॉट वर्किंग ऑन द टीबी पेशेंट्स। एज ए रिजल्ट आप देखेंगे कि हमें बिडाक्लोलाइन की आवश्यकता पड़ी।
बिकॉज ड्रग रेजिस्टेंस टीबी को ट्रीट करना बहुत हार्डर हो जाता है, और केवल आज की डेट में बीडाक्विलाइन एक ऐसी दवाई बन के निकल कर आती है जो एमडीआर टीबी के लिए सबसे सक्सेसफुल होती है। बीडाक्विलाइन की बात करें तो इसको सोल्ड किया जाता है सिटोरो ब्रांड के अंदर, जो कि एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस को ख़त्म करने के लिए काम करता है। सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट की जगह अगर हम माने तो दैट आर इंजेक्टेड एंड कैन हैव सीवियर साइड इफेक्ट लाइक द परमानेंट हियरिंग लॉस। बीडाक्विलाइन आज की डेट में सेफेस्ट फॉर्म है जो कि टैबलेट के फॉर्म में आपको देखने के लिए मिलता है, एंड दिस इज़ वाई इंडिया ने डिसाइड किया है कि इसके पेटेंट को कंटिन्यू नहीं रखा जाएगा। मूविंग ऑन टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी। बात की जा रही है अकीरा अटैक की, जो कि एक रैंसमवेयर है। चलिए, रैंसमवेयर एक तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें यूज़ किया जाता है हैकर्स के द्वारा, ताकि किसी भी व्यक्ति की जो क्रूशियल डेटाबेस है उसे ब्लॉक किया जा सके। बदले में इनसे कुछ पैसे मांगे जाएंगे, अगर वो रैंसम दे दिया जाएगा तो यहाँ पर डेटा को रिलीज़ कर दिया जाएगा। इस तरीके का भी एक सबसे बड़ा अटैक आपने एम्स के डेटाबेस पर होता हुआ देखा था। कुछ इंपॉर्टेंट रैंसमवेयर हैं जो न्यूज़ में कई बार रहते हैं: पेटिया, बैड रैबिट, टेस्ला क्रिप्ट, लॉकी, जिक्सॉ एंड क्रिप्टो लॉकर। इस बार न्यूज़ में है अकीरा। अकीरा एक न्यू फैमिली का रैंसमवेयर है जिसको सबसे पहले साइबर क्राइम की दुनिया में मार्च 2023 में देखा गया था। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है रैंसमवेयर तो लेना ही, साथ ही वाइटल पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भी यहाँ पर चुरा लेना। ये सेंसिटिव डेटा को यहाँ पर चुरा कर इसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को निकालना, किसी भी व्यक्ति की पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, उसकी डिटेल, उसके कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स को निकालना और अटैकर को यहाँ पर एक लेवरेज दे देना ताकि वो किसी भी व्यक्ति से यहाँ पर मनी एक्सटॉर्ट कर सके। अकीरा रैंसमवेयर अकेला लिमिटेड नहीं है किसी भी स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम से। ये किसी भी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पर अटैक कर सकता है, चाहे विंडो हो या ल्यूनिक्स बेस्ड सिस्टम हो। इसी की वजह से इसकी पोटेंशियली इसका थ्रेट वाइड रेंज हमें देखने के लिए मिलता है। डबल एक्सटॉर्शन टैक्टिक्स यहाँ पर अपनाई जा रही हैं अकीरा की वजह से। ये यूटिलाइज कर रहा है डबल एक्सटॉर्शन टैक्टिक्स को, विच मीन्स जो रैंसमवेयर ग्रुप है ये पहले तो इनक्रप्ट कर लेते हैं किसी भी व्यक्ति के डेटा को, उससे इनएक्सेसिबल यहाँ पर उसके डेटा में चले जाते हैं, फिर उस व्यक्ति को यहाँ पर थ्रेट करते हैं टू रिलीज द स्टोलन डेटा ऑन देयर डार्क वेब ब्लॉग, अगर यहाँ पर व्यक्ति समय पर पेमेंट नहीं करता है तो। साथ ही रैंसमवेयर ग्रुप जो अकीरा के पीछे है, इनको इज नोन टू एक्सेस विक्टिम एनवायरमेंट्स थ्रू वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सर्विसेज। सो ये कहीं ना कहीं इफेक्टिव हो जाता है जहाँ यूज़र्स के पास मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं है, वहाँ पर वीपीएन सर्विसेज के थ्रू दे कैन एंटर इनटू द डेटाबेस एंड इम्पैक्ट एनीवन। सो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। इस पर्टिकुलर आर्टिकल का डिस्कशन का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल विच इज़ द राउज अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट विच इज़ द rausacademy.in को विजिट कर बहुत सारा फ्री मटेरियल यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड सी यू टुमारो।